नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर आप ही के 5 सवालों के जवाब। इसीलिए मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि मैं आपके द्वारा पूछे जा रहे सभी सवालों का जवाब कमेंट के माध्यम से दूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ आपके द्वारा पूछे गए सवालों पर वीडियो लेकर आऊं ताकि आपको आपके सवालों का जवाब भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया की जानकारी भी पहुंच सके। मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का पहला सवाल, कक्षा 9वीं के जो एडमिशन होता है उसकी जानकारी दीजिए। जी हाँ, कक्षा 9वीं के एडमिशन के बारे में बहुत से माता पिता और स्वयं बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि कक्षा 9वीं का जो एडमिशन होता है वह एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। एक लिखित में एग्ज़ाम होता है जो बच्चों को पास करना होता है और उसके आधार पर ही बच्चों को दाखिला मिलता है। जो लिखित एग्ज़ाम होता है वह 100 नंबर का होता है। उसमें हिंदी 20 नंबर की आती है, इंग्लिश 20 नंबर का, मैथ्स 20 नंबर का, साइंस 20 नंबर का और सोशल साइंस 20 नंबर का। कुल मिलाकर 100 नंबर का जो पेपर होता है, इसे पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को 33 मार्क्स चाहिए होते हैं और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उन्हें यह एग्ज़ाम पास करने के लिए नंबर चाहिए होते हैं 25। जी हाँ, जनरल कैटेगरी के बच्चों को 100 में से 33 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो बच्चे विकलांग हैं उन्हें यह टेस्ट पास करने के लिए 25 मार्क्स दिए जाते हैं। फिर बच्चों के द्वारा लाए गए मार्क्स के आधार पर और प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है जिसके आधार पर बच्चों को कक्षा 9वीं में दाखिला मिलता है। कक्षा 9वीं में दाखिले के रिटन टेस्ट होता है, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है और कक्षा 9वीं के जो फॉर्म होते हैं वह ऑफलाइन माध्यम से निकलते हैं। आज का दूसरा सवाल, MP कोटा की जानकारी दें। तो मैं आपको MP कोटा की जानकारी देने के लिए जो केंद्रीय विद्यालय दिशा निर्देश है उसमें क्या लिखा है वह मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। प्रत्येक माननीय सांसद इस योजना के अंतर्गत एक शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु 10 मामलों में अनुशंसा कर सकते हैं, परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो उस संसदीय क्षेत्र के निवासी हो या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हो या सेना की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। यह संतुति माननीय सांसद द्वारा अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए होगी। यदि किसी माननीय सांसद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वे इन प्रवेशों की सिफारिश किसी भी पड़ोसी सन्निहित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद के लिए इस उद्देश्य हेतु वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा जिससे वह चुने गए हैं। राज्यसभा एवं लोकसभा के मनोनीत सांसद देश के किसी एक विद्यालय या अन्य विद्यालयों में 10 मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं। साथ में कुछ और बिंदुओं को चिन्हित किया गया है। क, यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे। ख, यह अनुशंसा केवल कक्षा 1 से कक्षा 9वीं तक की कक्षाओं के लिए ही की जा सकती है। ग, ये प्रवेश शिक्षा सत्र के आरंभ में ही किए जाएंगे। निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 31 जुलाई के बाद, इस साल 31 जुलाई नहीं होगा, इस साल ये तारीख बदलेगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा। घ, यह अनुशंसा माननीय सांसदों को केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में दिए जाने पर ही मान्य होगा। अन्य किसी फॉर्म प्रारूप में संतुति भेजे जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ड़, माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के लिए प्रवेश की संतुति की गई है वह केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए। तो यह कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहे गए हैं MP कोटा के बारे में। उम्मीद करती हूँ MP कोटा की जानकारी अब आपको मिल गई होगी। आज का तीसरा सवाल, क्या सभी लड़कियों की केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई मुफ्त होती है? तो मैं कहना चाहूँगी कि पढ़ाई मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई पूरी तरह से मुफ्त होती है, लेकिन हाँ फीस का एक बड़ा भाग जिसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं वह सभी
जो कन्या विद्यार्थी होती हैं, सभी लड़कियों को जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती होती हैं उन्हें माफ़ होता है। पहली से 12वीं कक्षा की ट्यूशन फीस जो होती है, फीस के एक्चुअली 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ट्यूशन फीस, एक होता है VVN फंड, विद्यालय विकास निधि, और एक होता है कंप्यूटर फंड। तो जो ट्यूशन फीस होती है कक्षा पहली में से कक्षा 12वीं तक की सभी बच्चियों को माफ़ होती है। और जिन बच्चों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होता है उन्हें कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक पूर्णतः फीस माफ होती है, जो कोई भी पैसा नहीं देना होता। बाकी सब बच्चियों को पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक ट्यूशन फीस माफ होती है। आज का चौथा सवाल, किसी ने कहा है कि मेरा तबादला 2 महीने पहले एक राज्य में हुआ, इससे पहले मैं किसी और राज्य में रहता था। अब मेरे पास घर के पते के प्रमाण पत्र के लिए कोई कागजात नहीं है, बताइए मैं क्या करूं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है आजीविका कमाने के लिए हम एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं और दूसरे राज्य में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, घर के पते का प्रमाण पत्र दिखाने के लिए नहीं होता फॉर्म भरते समय। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे राज्य में जहाँ आप गए हैं वहाँ आपने रेंट पे कोई घर लिया होगा, रेंट पे मकान लिया होगा, तो जो आपका रेंट एग्रीमेंट होगा आप उसका इस्तेमाल घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में करें। आज का आखिरी सवाल कि मुझे 12वीं कक्षा में दाखिला लेना है, मुझे बताइए क्या मैं 12वीं कक्षा में दाखिला ले पाऊंगा। इस पर मैं कहना चाहूँगी कि इस साल कक्षा 12वीं में जो दाखिला प्रक्रिया होगी वह उसमें मुझे मुश्किल लगता है इस पर कक्षा 12वीं में दाखिला हो पाए, क्योंकि जून चल रहा है और अभी भी कक्षा 12वीं के मतलब केंद्रीय विद्यालय दाखिला शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कक्षा 12वीं की दाखिला प्रक्रिया की जानकारी ज़रूर दूंगी जो केंद्रीय विद्यालय दिशा निर्देशों में दी है। केंद्रीय विद्यालय दिशा निर्देशों में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के प्रवेश के बारे में यह कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में प्रवेश के मामलों पर रिक्त स्थान होने पर ही विचार किया जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं में ऐसे प्रवेश के मामलों पर विचार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा ही किए जाएंगे, बशर्ते इन कक्षाओं की औसत संख्या 40 से कम हो। ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी। बच्चे ने CBI से संबद्ध विद्यालय में उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, यानी कि वे रिकॉग्नाइज स्कूल से हो, CBSE एफिलिएटेड। 10वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 9वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होना आवश्यक है। 12वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 11वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने आवश्यक हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी पात्र होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों द्वारा चयन किए जाने वाले विषयों का संयोजन उपलब्ध है। मतलब मेनली क्लास 12th के लिए कहा गया है कि आपके क्लास 11th में 55% तो हो गई, साथ में आपने रिकॉग्नाइज स्कूल से आपकी क्लास 12th में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्लास 11 किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से होनी चाहिए। और केंद्रीय विद्यालय गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होने चाहिए और आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट चाहते हैं क्लास 12th में वह उस स्कूल में होने चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए कक्षा 11वीं उसी साल पास की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कक्षा 11वीं पिछले साल पास की है तो इस साल अगले साल आप 12वीं में दाखिला ले रहे हैं, नहीं, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो यह थी कक्षा 12वीं के दाखिले की जानकारी। लेकिन हाँ, मैं आपका सवाल का फिर से जवाब देती हूँ कि कक्षा 12वीं में इस साल दाखिले में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि इस बार दाखिले बहुत लेट हो रहे हैं और कक्षा 12वीं के दाखिले होते होते मुझे लगता है कि अगस्त तक समय चला जाएगा। और मुझे लगता नहीं कि केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं के दाखिले अगस्त के महीने में करेंगे, क्योंकि तब तक बहुत सारा सिलेबस कवर ऑलरेडी हो चुका होगा। तो फिर भी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको। तो यह थे आपके 5 सवालों के जवाब। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको लगता है किसी और सवाल का आप जवाब चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोशिश करूँगी अपनी अगली वीडियो में आपके सवालों का जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखे उनका जवाब लेकर आऊँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।